हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो बच्चों आज हम अपना लास्ट चैप्टर इंडियन कॉन्टेक्ट का लास्ट चैप्टर, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट कंप्लीट हो रहा है आपका, जिसकी लास्ट क्लास हम कर रहे हैं। डेट्स कॉल्ड द कॉन्टिजेंट एंड द क्वासी कॉन्टेक्ट। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीज़ आपके आएंगी। बच्चों इस चैप्टर में ना दो टर्म्स की यहाँ पर बात की गई है। फर्स्ट वन यहाँ पर आता है दैट्स कॉल्ड द क्वासी कॉन्टेक्ट एंड सेकंड वन द कॉन्टिजेंट कॉन्टेक्ट। बच्चों ये दोनों टर्म्स जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि सर एक ही चैप्टर में है तो दोनों कनेक्टिविटी होंगी, जी नहीं। ये क्वासी कॉन्टेंट अलग होता है, कॉन्टिजेंट कॉन्टेंट अलग होता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर ये एक ही यहाँ पे टर्म्स होगी। ठीक है यहाँ पे। तो चलो आओ, तो वन बाय वन मैं आपको दोनों टर्म्स यहाँ पे बताऊंगा कि क्वासी कॉन्टेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम करेंगे डेट्स कॉल्ड द कॉन्टिजेंट कॉन्टेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट बच्चों यहाँ पर। तो हमारे चैप्टर का नाम है डेट्स कॉल्ड द कॉन्टिजेंट एंड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे हम पहले हम यहाँ पे कर रहे हो जहाँ पे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है। तो जो देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, अभी आपने एक याद होगा जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था तो उसमें आपका क्या आया था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। याद है आपको कि हमें वहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, अब बच्चों वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, अगर मान लो आपने कोई इसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो नहीं किया तो आपने क्या पढ़ा था कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपने सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो नहीं भी किया ना, कोई बात नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केस है कि जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी हम उसको वैलिड वहां पर हम कह देंगे। तो ऐसा कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर आएंगे बच्चों, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हम ये क्या कह सकते हैं कि दैट्स कॉल कि ये क्या करता है, ये लैक करता है। क्या लैक करता है बच्चों यहाँ पर, इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको वो लैक करता है। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर वो कहना क्या चाहता है, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन नहीं थी, बट अगर एक पार्टी का लॉस हो गया, दूसरी पार्टी को उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर वो लॉ क्या बोलता है कि भाई आप ना इस तरीके से बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉ बोलता है। पहले क्या बोलता था, पहले कॉन्ट्रैक्ट कहता था, अब हम क्या ले रहे हैं, वर्ड लॉ बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा ना ये होता इम्प्लाइड ही है, लेकिन इम्प्लाइड कैसे किया जाता है, इम्प्लाइड बाय लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लाइड वहां पर किया जाता है। अब बच्चों अगर ये लॉ के अकॉर्डिंग इम्प्लाइड किया जाता है तो अल्टीमेटली इसमें कहना क्या जाता है, दैट्स कॉल नो वन, नो वन कैन टेक बेनिफिट, नो वन कैन टेक बेनिफिट एट एक्सपेंस ऑफ अदर्स। आप बेनिफिट नहीं ले सकते अगर किसी दूसरे का एक्सपेंस होता है तो। ठीक है, बेनिफिट को हम एक नाम और बोल सकते हैं, नो वन कैन एनरीच हिमसेल्फ। एग्जाम में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे कि नो वन कैन टेक बेनिफिट या नो वन कैन एनरीच हिमसेल्फ। और अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर इस जो लाइन मैंने लिखी है अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं यहाँ पर, क्लियर। प्रॉपर हम क्वासी क्वांटिटी की एग्जांपल लेकर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को ऐसा लॉस हो रहा है, और वो भी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। आएगा बच्चों, डोंट वरी, यहाँ पर हम सारी चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपके आएंगी। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पर इस लाइन के लिए यहाँ पर इसको एक डॉक्ट्राइन कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरीचमेंट, अनजस्ट एनरीचमेंट। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरीचमेंट डिफाइन करो, तो भी आपको वहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन करके आना है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम अनजस्ट एनरीचमेंट भी कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताओ, या डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरीचमेंट बताओ, या डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी बताओ, या डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी बताओ, तो आपको अल्टीमेटली ये एक ही टॉपिक है जो आपको यहाँ पर डिफाइन करके आना है। डन बच्चों यहाँ पर। तो बहुत इजी वे से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपकी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि क्वासी कॉन्टेंट में ऐसे कौन कौन सी यहाँ पर कॉन्टेंट आएंगे कि जहाँ पर वो इसेंशियल एलिमेंट्स को लैक कर रहा है लेकिन स्टिल इट इज़ द वैलिड। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर मैं जितने कॉन्टेंट आपको बताऊंगा, दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बच्चों, जितना मैं कहूंगा सिर्फ उतना ही आएगा,
इसके अलावा एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा मतलब अगर मैं जैसे बच्चों यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर टोटल 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बताए गए हैं, 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कहा जाता है। 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे जिसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और वर्ड क्या ले रहा हूँ मैं, दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, मतलब ओनली 5। आप इसके अलावा अगर किसी 6 को ऐड करोगे ना तो वो नहीं आएगा क्वासी में, याद रखना। सिर्फ जितना मैं 5 कह रहा हूँ तो ओनली 5 बस, और कोई नहीं आएगा यहाँ पर बच्चों। तो चलो जी देखते हैं तो कौन कौन से 5 में बताए गए बच्चों यहाँ पर। तो ये बच्चों यहाँ पर जो डिफाइन किया गया 5, तो वो 68 से लेकर 72 सेक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब कौन कौन से इसमें आते हैं बच्चों यहाँ पे, चलो आज ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ के अंदर बताई गई है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला आता है सेक्शन 68, दैट्स कॉल्ड द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अब जो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज ये क्या है, भूल गए, बताया था कैपेसिटी टू कॉन्टेक्ट में आया था बच्चों वहां पर, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज कि मतलब अगर हम किसी को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं, याद है माइनर के केस में हमने पढ़ा था कैपेसिटी कॉन्टेक्ट में, अगर हम माइनर को सप्लाई करते हैं वैसे तो माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता था, लेकिन अगर हम माइनर को नेसेसरी जगह सप्लाई करते थे तो उस केस में स्टिल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। याद आ गया सर हमें, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन लगती थी। तो बच्चों अल्टीमेटली जो हमने कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज किया था ना, वो कौन सा टॉपिक था आपका, वो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने वहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया था अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली चलो फिर से मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इफ पर्सन सप्लाई नेसेसरीज, और किसको दे रहे थे, टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अब देखो इनकॉम्पिटेंट पर्सन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनके साथ तो कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकते थे, सेम थिंग इसेंशियल एलिमेंट लैग कर गया। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे स्टिल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कि कॉन्ट्रैक्ट अब भी प्रॉपर वे से वैलिड है, बस कुछ कंडीशन आपको वहां पर सेटिस्फाई करनी पड़ती थी कि जिसके बेस पर ये प्रॉपर वे से वैलिड हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है कि जिस बेस पे है क्या हो जाएगा, उसको हम प्रॉपर वैलिड कह सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन आती थी बच्चे यहाँ पर, पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए बच्चों यहाँ पर आता है कि वहां पर देयर मस्ट बी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, मस्ट बी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। बच्चों साथ साथ नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो देयर मस्ट बी द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सेकंड पॉइंट बच्चों वहां पर आता है, दैट्स इट। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा नेसेसरीज जो हम देंगे ना, वो एक सफिशिएंट नेसेसरीज दोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि भी जितनी नेसेसरी थी उससे बहुत ज्यादा आप दे रहे हो, तो मतलब सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जो आपने पहले किया हुआ है, याद भी होगा आपको। एंड पॉइंट नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका आता है कि जो सफिशिएंट सप्लाई किया गया वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस होगा। ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों यहाँ पे, तो जस्ट नोटिंग कर लो फिर भी, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, स्टिल इवन लॉ के अकॉर्डिंग वैसे तो वॉइड होता है, लेकिन फिर भी उसको इम्प्लाइड बाय लॉ किया जाएगा एंड इट इज वैलिड। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर नेसेसरीज देकर अवॉइड कर देंगे तो अल्टीमेटली जिसने नेसेसरीज दी उसका तो एक्सपेंस हो गया, और जिसको नेसेसरी प्रोवाइड की गई है उसको प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए ये लाइन यहाँ पर कही गई है कि नो वन कैन टेक बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है आपका, ठीक है जी। यहाँ पे तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट बच्चों, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कि 68 में क्या लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन सेक्शन नंबर 69। 69 में बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, दैट्स कॉल्ड द पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये सर ये क्या होता है जी, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, तो बच्चों ध्यान सुनना इसमें भी क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। एक्स एंड वाई दो पार्टी में यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। एक्स ने ना क्या किया हुआ है, इसके पास एक लैंड है और उसने अपनी लैंड रेंट पर दी हुई है वाई को, मतलब वाई कौन हुआ बच्चों यहाँ पर, टेनेंट। और वाई ने क्या किया हुआ है, इस लैंड पर अपना पूरा बिजनेस सेट किया हुआ है। एक्स कौन हुआ बच्चों यहाँ पर, लैंडलॉर्ड।
अब बच्चों यहाँ पे ध्यान सुनो, ये जो मिस्टर एक्स है, इसने क्या किया हुआ था, इसने गवर्नमेंट से ना, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था, इस लैंड पर कोई टैक्स ड्यू था, वो उसको टैक्स पे करना था। लेकिन एक्स कहता है मैं तो नहीं पे करूंगा, मतलब ये जो टैक्स था, एक्स ने ये टैक्स देने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिस दिया कि भी तुम ये अगर टैक्स पे नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच दूंगा। ये नोटिस किसको जाएगा, एक्स को जा रहा है। अब ये वाई की प्रॉपर्टी हमें पे, जो वाई ने जो लैंड ले रखी है रेंट पर, वहां पर ही नोटिस लगा दिया गया कि अगर ये इसने 1 महीने में रेंट, अगर ये टैक्स पे नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, इस लैंड को सेल करके गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूलेगी। ठीक है जी, ये लिख दिया गया। अब जो एक्स कहता है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स कहता है लैंड को बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा बच्चों, वाई को, जो वाई ने पूरा बिजनेस वहां पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो वाई अब यहाँ पे उस लैंड से रिगार्डिंग यहाँ पे ये कौन सा पर्सन हो गया, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी। अब वाई ने क्या किया बच्चों यहाँ पर, वाई को यहाँ पे ये था कि यार अगर मैंने पे नहीं किया ना, तो मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे भी ये बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो इस नोटिस के जवाब में ये टैक्स वाई ने पे कर दिया, जबकि इसकी तो कोई लायबिलिटी थी नहीं। तो जी गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट तो पीछे हो गई, गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स मिल चुका है। बट क्वेश्चन इज दिस, लायबिलिटी किसकी बनती थी, ये एक्स की बनती थी, बट ये अमाउंट किसने पे किया, वाई ने पे किया। मतलब देखो वर्ड आ गया ना, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तो सेम थिंग बच्चे यहाँ पर एक्स ने तो नहीं कहा था ना वाई को, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या बोला गया कि ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एंड जिसकी लायबिलिटी बनती थी बाद में उसे रिकवर किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर बाद में क्या बताया गया कि इसके बीच में ये एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर इनके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था, एंड वाई कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो वो बाद में मिस्टर एक्स से अमाउंट रिकवर कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी था। तो याद रखना, इसके लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर वन, इंटरेस्टेड पार्टी खुद लीगली बाउंड नहीं होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, मतलब पेमेंट के लिए। नंबर टू, पार्टी इंटरेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। नंबर थ्री, यहाँ पर जो अदर पार्टी है, मतलब मिस्टर एक्स, वो बाउंड होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। ठीक है। तो बच्चों नोट्स में प्रॉपर वे से लिखा गया है, आप उस नोट्स में जो लिखा गया है उसको एग्जाम्पल ये पढ़ के फिर उसको नोट्स में से पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो दैट्स योर पॉइंट कि जहाँ पर दिया गया है, दैट्स कॉल्ड, ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में माना जाएगा। और उस केस में वाई अमाउंट रिकवर कर सकता है, किससे रिकवर करेगा बच्चों यहाँ पर, वो मिस्टर एक्स से अमाउंट यहाँ पर रिकवर कर सकता है। दैट्स योर पॉइंट। क्या पॉइंट बच्चों यहाँ पर, चलो जी आ जाओ। इसके बच्चों यहाँ पर सेक्शन नंबर 70। अब जो सेक्शन 70 क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन इंजॉय करता है नॉन ग्रेजियस एक्ट या नॉन ग्रेजियस सर्विस। अब बच्चों ये क्या होता है, ये भी ध्यान से देखो। पर्सन इंजॉइंग द नॉन ग्रेजुएस एक्ट और सर्विस। अब बच्चों इसमें देखो यहाँ पे क्या बताया गया। अगर मान लो बच्चों आप मेरे पास कोचिंग के लिए आते हो, आप कोचिंग ले रहे हो, आप मुझसे, आप कोचिंग लोगे तो फीस भी पे करोगे, है ना। तो हमारे बीच में कौन सा एक्ट हो गया, नॉन ग्रेजुअस, मतलब ऑब्वियस है जहाँ पर दोनों पार्टीज अमाउंट वहाँ पर पे कर रही है। दिस इज कॉल्ड द नॉन ग्रेजुअस एक्ट। में यहाँ पे, अब इसके रिगार्डिंग मुझे ध्यान सुनना, इसके अंदर क्या बताया गया। तो इसमें यहाँ पर यह ये बताया गया, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को नॉन ग्रेजुअल सर्विस दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे नॉन ग्रेजुअल सर्विस दे रहा है, और पहले अगर उनका कोई अमाउंट का डील नहीं हुआ था, तो मुझे बताओ क्या कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बाद में। तो वैसे बच्चों सेम थिंग, मान लो मैंने आपको नॉन ग्रेजुअल सर्विस दी, अब बाद में फीस का कह रहे हो जी सर आपने फीस तो कहीं नहीं थी लोगे, मैंने हाँ भी ये भी तो नहीं कहा था ना कि फ्री में पढ़ाऊंगा। तो दैट्स मीन कि वहां पर अगर मैंने आपको नॉन ग्रेजुअल सर्विस दी है, तो उस केस में आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी मुझे एक अमाउंट वहां पर पे करोगे। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स मीन, तो इसके लिए बच्चे याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नॉन ग्रेजुअस होना चाहिए, नॉन ग्रेजुअस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इफ ए पर्सन गिव नॉन ग्रेजुअस सर्विस, देन अदर पार्टी अदर पार्टी मस्ट पे अमाउंट। नोट में लिख दिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, मस्ट पे अमाउंट। अभी हम इसको नोट्स में से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो वहां पर हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे।
ठीक है, पहले क्वासी कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट कर लेते हैं। तो बच्चों क्या क्या बताया मैंने आपको, 68 क्या बताया आपको, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, 69 आपको क्या बताया बच्चों यहाँ पर, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, 70 का आपको बताया बच्चों यहाँ पे, पर्सन एंजॉइंग द नॉन ग्रेजुअस एक्ट, ठीक है बच्चों यहाँ पे, अगर वो एंजॉय करता है तो, ठीक है जी। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका सेक्शन नंबर 71, बहुत ईजी है बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द फाइंडर, फाइंडर ऑफ गुड्स। अब जो फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है, बहुत ईजी, हमने पॉइंट किया था, ये भी याद होगा कि पर्स, मान लो एक पर्स का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा पर्स कहीं पे गिर जाता है, आपको मिल जाता है, ठीक है, आपको ये पर्स मिला, अब क्या आप ओनर बन गए, आंसर इज नो, यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स। अब उस केस में जो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, कार्ड्स है, मेरा एड्रेस भी है, तो आप मेरे को पर्स देने आ रहे हो, आप जब पर्स मेरे पास पहुंचते हो तो आपका एक्सपेंस तब तक 2,000 रुपये का हो चुका है, मैं आपसे पर्स लेता हूँ, कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, बट आपको 2,000 रुपये देने से मना कर देता हूँ, तो क्वेश्चन इज दिस, क्या वो 2,000 रुपये आपसे आप मुझसे ले सकते हो, सेम थिंग, बेनिफिट मुझे हो रहा है, एक्सपेंस आपका हुआ है, तो नाउ नो वन कैन टेक बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो जो सेम थिंग याद रखना कि फाइंडर जो है वहाँ पे है, वो आपको आप सॉरी, फाइंडर ऑफ गुड्स कैन रिकवर द एक्सपेंस फ्रॉम द ओनर, तो दैट्स मीन, तो यहाँ पे सासू ने क्या बताया गया कि अगर कोई फाइंडर यहाँ पे मिला है ना, तो उसकी ना बिल्कुल पहले तो क्या बताया गया, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज बेली, एक वर्ड यहाँ पे रहे बच्चों, यहाँ पे एज बेली, बेली का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्सिबल होगा कि जैसे वो खुद उसका गुड्स नहीं है, लेकिन केयर ऐसे करेगा जैसे कि ऑनर करेगा, ठीक है, ऑनर की तरह वो केयर करेगा। नंबर टू, गुड्स को अपने गुड्स से मिक्स नहीं करेगा। नंबर थ्री, ऑनर के आने के बाद गुड्स को रिटर्न करेगा, एंड ऑल थिंग बिल्कुल सेम वही काम वहाँ पर करेगा, ठीक है। और इसे बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो उसका कोई एक्सपेंस हुआ है, तो ओनर इज लाइबल टू पे द एक्सपेंस, इसको टू द फाइंडर ऑफ गुड्स, और अगर उसने एक्सपेंस देने से मना कर दिया, क्लियर, अगर उसने एक्सपेंस देने से मना कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ओनर, क्या सुना बच्चों यहाँ पे पॉइंट, ओनर, सॉरी, फाइंडर ऑफ गुड्स कैन रीसेल द गुड्स, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जहां पर ओनर, सॉरी, फाइंडर गुड्स को रीसेल कर सकता है, कैन रीसेल गुड्स, और वो कौन कौन सी सिचुएशन आती है बच्चों यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए, अगर वो गुड्स बच्चों पेरिसेबल नेचर का है, शॉर्ट लाइफ का है, तो उस केस में ना वो ओनर के आने का वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ओनर आ भी जाएगा तो गुड्स तो खराब हो ही जाएगा, तो उस केस में फाइंडर को अलाउड है एज पर लो कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, ठीक है। अगर गुड्स किस नेचर का है, इफ गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट में बी बच्चों यहाँ पे, अगर ओनर ने पैसा देने से मना कर दिया, इफ ओनर रिफ्यूज रिफ्यूज टू पे एक्सपेंसेस, और पॉइंट, अगर ओनर ने पैसा देने से मना कर दिया तो क्या होगा, वो हमने बात कर ली बच्चे यहाँ पे। पॉइंट नंबर थ्री बच्चे यहाँ पर आता है, अगर मान लो उसका जो एक्सपेंस था, अगर वो एक्सपेंस इक्वल टू और एक्सीड, टू थर्ड, मतलब जितनी उस गुड्स की वैल्यू है उसके इक्वल या फिर उससे ज़्यादा खर्चा आप अगर कर चुके हो, तो फिर ठीक है जी, आप अपना ऑब्वियसली बाद में पैसा तो रिकवर करोगे ना, तो यहाँ पर आप गुड्स को रीसेल कर दो, अपना पैसा ले लो, ठीक है। एंड पॉइंट में डी बच्चे यहाँ पे आता है, इफ कुड नॉट फाइंड, आप ओनर को ही नहीं ढूंढ पाए, हमने बहुत कोशिश की, मिला ही नहीं जी, अब क्या करें, आफ्टर ए, हाँ जी क्या लिखें, सर्च, एक रीजनेबल सर्च, दैट्स मीन बच्चों यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर आपके पास, मतलब ओनर नहीं मिलता है या आपको एक्सपेंस देने से मना करता है, तो उन सब सिचुएशन में आपके पास पावर है कि आप गुड्स को रीसेल वहां पर कर सकते हो, ये साफ साफ वहां पे पावर दे दी गई है बच्चों यहाँ पे, ठीक है जी बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट कि जहाँ पे बताया गया है कि किसी सिचुएशन में फाइंडर गुड्स को बेच सकता है, ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम ये मान के चलेंगे। अब फाइंडर वाला जो पॉइंट है ये किस में आएगा, आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये आएगा, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 72, और 72 में बताया गया, दैट्स कॉल्ड द पेमेंट अंडर मिस्टेक,
और कॉयर कॉइन। अब जो सेम थिंग इसमें भी देखो, अगर मान लो आपके घर ना गलती से कोई कोरियर आ गया, बट वो आपका नहीं था, आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, गलती से जरूर किया, लेकिन एक चीज़ बताओ ना, अल्टीमेटली गलत हुआ नहीं हुआ, तो उस केस में अगर आपने ऐसा कोई कोरियर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उस केस में याद रखना, आपको उसका एक अमाउंट वहां पर पे करना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी। ठीक है, तो अगर आपको कोई गलती से डिलीवर हो गया है और आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो यू हैव टू पे कंसिडरेशन। आप ये नहीं कह सकते कि भी मेरा कोई है, मैंने फिर आपने, अगर आपका नहीं था तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया। तो दैट्स योर पॉइंट कि भी कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती है। अगर आपने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया और बाद में जिसका भी होगा वो आपसे अमाउंट रिकवर कर सकता है, ये साफ साफ उसने बता दिया यहाँ पे बच्चों पे। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पर आएंगी। क्लियर बच्चों, यहाँ पर इजी द पॉइंट। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट कि जहाँ पे बताया गया है। दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये था आपका दैट्स कॉल्ड द क्वासी कॉन्टेक्ट, जो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें 5 पॉइंट कौन कौन से पढ़े, 68 दैट्स कॉल्ड द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, 69 दैट्स कॉल्ड द पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, 70 द पर्सन एंजॉयिंग द नॉन ग्रेचुइट एक्ट, 71 फाइंडर ऑफ गुड्स, 72 पेमेंट अंडर मिस्टेक और कॉयकन। तो ये बच्चों यहाँ पर साफ साफ उसने डिफाइन कर दिया है। ठीक है जी, चलो आओ अब एक बार नोट्स में देखते हो नोट्स में कैसे लिखा गया है, आपके एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट का, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको बता दिया। इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट विच लैक्स द वन और मोर ऑफ द इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सेकंड वन क्या बताया गया बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट वन, हाँ जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग यहाँ पे बता दिया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आर डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी, जो मैंने भी नाम किया था, नो वन कैन बी अलाउड टू द एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। इसका लीगल इफेक्ट क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, तो बिल्कुल सेम ऑब्वियस है, बिल्कुल वैलिड रहेगा, प्रॉपर तरीके से वैलिड रहेगा जैसे बाकी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है जी, तो चलो वन बाय वन बच्चों यहाँ पे, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज हो चुका है ना, ए पर्सन हु इज द इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड लाइबल अंडर सेक्शन 68, याद है ना, तो ये हमने पॉइंट कर लिए थे, कंडीशंस आपके इनकॉम्पिटेंट में आ गया था। अब मेन पढ़ना है 69। अभी जो हमने पढ़ा था ना, रेंट वाला पर्सन था, टेनेंट ने गवर्नमेंट का टैक्स पे कर दिया था, तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन बताई गई। अगर यहाँ पे इसको लाइव बताना चाहते हैं, वन पर्सन इज, इसको लीगली कर लेंगे बच्चे यहाँ पे, लीगली बाउंड टू मेक द पेमेंट, लीगली बाउंड होना चाहिए। नंबर टू, सम अदर पर्सन मेक सच पेमेंट, मतलब किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर, इंटरेस्टेड पार्टी की, एंड जो पार्टी पे कर रही है वो खुद लीगली बाउंड नहीं होनी चाहिए थी, ये भी हमने पढ़ा। एंड लास्ट में क्या लिखा गया यहाँ पे, पर्सन मेकिंग सच पेमेंट वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड, कि भाई अगर वो पे नहीं करेगा तो उसका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या लिखा गया, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो जिस पर्सन ने पे किया है तो सेल बी एंटाइल्ड टू रिकवर द पेमेंट मेड बाय, तो वो से पर्सन से पेमेंट रिकवर कर सकता है, मतलब वहाँ पे लैंडलॉर्ड से ले सकता है। तो मैंने इसमें जो एग्जांपल लिया ना लैंडलॉर्ड और उसका टेनेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत बार भी पूछा गया है। ठीक है, सेक्शन 70 पर हमने क्या पढ़ा था, पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द नॉन ग्रेजुएस एक्ट। तो इसमें देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पर्सन कुछ दे चुका है आपको, डिलीवर समथिंग, और वो भी क्या था, वॉलेंट्री था बट नॉन ग्रेजुएस था, ठीक है, और दूसरी पार्टी ने क्या किया था, उसका बेनिफिट लिया था। मतलब सिंपल थिंग है, मैं सर्विस दे चुका हूँ, वॉलेंट्री दिया था बट नॉन ग्रेजुएस दिया था, और आप भी उसका बेनिफिट ले चुके हो, तो ये अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई अगर करोगे तो यू कैन रिकवर द अमाउंट। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट। तो देखो क्या लिखा गया, इफ ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड तो देयर विल बी द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, एंड कंसिक्वेंटली, तो साफ साफ यहाँ पे क्या बता दिया गया, द पार्टीज हु हैज डन समथिंग या डिलीवर ए थिंग शैल बी एंटाइल्ड टू रिकवर इट्स वैल्यूज, कि उससे एक वैल्यू वहां पर रिकवर की जा सकती है, साफ साफ उसने बता दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर सेक्शन नंबर 71, जिसकी हमने बात की थी फाइंडर ऑफ गुड्स। तो इसमें ना फाइंड ऑफ गुड्स में आपको ये वर्ड जरूर याद रखना पड़ेगा, उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज इफ इट वर बेली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेली का, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि नंबर वन, उसको गुड्स की प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी जब तक ओनर नहीं मिलता। ठीक है, सेकंड वन, उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपने गुड्स के साथ मिक्स करेगा। तीसरा राइट जो बताया गया, टू रिस्टोर द गुड्स, अगर जब ओनर मिल जाएगा तो उसको वो गुड्स वापस करेगा। ठीक है, इसके बाद की जो स्टोरी बच्चों वो मैंने आपको लिखवा दी है कि भाई अगर मान लो एक ओनर एक्सपेंस देने से मना करता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप उस केस में उससे अमाउंट रिकवर कर सकते हो या उसका गुड्स रीसेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड सेक्शन 72, मनी पेड अंडर ए मिस्टेक और द क्वायरकन। और देखो यहाँ पे साफ से लिख दिया गया ना, क्या लिखा गया है अभी, कि एक पर्सन हैज पेड मनी, क्लियर, या डिलीवर समथिंग, और ये दोनों काम किस तरीके से हुए हैं, या तो अंडर मिस्टेक हुआ है या अंडर द क्वायरकन हुआ है।
अगर मान लो किसी को पे कर गलती से हो गया है या कुछ चीज़ गलती से डिलीवर हो गई है और वो बाय मिस्टेक हुआ है, तो उस केस में याद रखना हम फिर उस पार्टी से पैसा रिकवर कर सकते हैं। देखो क्या लिखा गया, इफ ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड देयर विल बी द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। तो उनके बीच में मानेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच साथ हुआ है, एंड जिस पार्टी ने अमाउंट पे किया है, गुड्स डिलीवर किया है, एंटाइटल टू रिकवर इट्स वैल्यूज, तो वो उसे रिकवर वैल्यू वापस कर सकता है। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पर ये था जी हमारा चैप्टर टॉपिक दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लीजिए बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारे दूसरा टॉपिक जो आएगा वो क्या है बच्चों यहाँ पर, दैट इज अ कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी आओ, छोटा सा टॉपिक है, कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें बच्चों मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा, तो उसको साथ साथ नोट करते हुए चलना कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है जी, तो पहले मैं आपको कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताता हूँ। और बच्चों एग्जाम में ना, अगर मैं इन दोनों के टॉपिक को कंपेयर करता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो आपका पूछा गया है ना टॉपिक यहाँ पर, दैट्स कॉल, यहाँ पर आपसे कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि क्वासी कॉन्टेंट नहीं करना है, तो उस पर तो फोकस करना ही करना है, साथ में आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर टॉपिक का नाम है दैट्स कॉल्ड द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्ड सुनना ध्यान से। तो कॉन्टिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, जिसी किसी पर हम डिपेंड रहते हैं, डिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट किस चीज पे डिपेंड रहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे ना ध्यान सुना, यहाँ पे पॉइंट क्या बताया गया। अगर मान लो आप कोई कंटेंट कर रहे हो, लेकिन वो कंटेंट ना किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक पार्टी है बच्चों मिस्टर ए, सेकंड पार्टी है मिस्टर बी। ठीक है, ए ने बी से कहा कि सर मुझे ना 1 टन राइस चाहिए, 1 टन राइस। बी कहता है ठीक है जी, 1 टन राइस आपको मिलेगा एट ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का। लेकिन बी ने एक कंडीशन वहां पे लगा दी कि भाई मैं आपको ना राइस तभी दे पाऊंगा, मेरा ना राइस बाहर से आ रहा है, एक शिप में आ रहा है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि इफ शिप अराइव, ये मान लो एक कॉन्टेक्ट होता है बच्चों यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को, और उसमें साफ से लिख दिया गया इफ शिप अराइव ऑन और बिफोर 10th जनवरी 2021, तो आई विल गिव राइस टू यू। अगर वो आ जाता है तो ही मैं आपको राइस दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं राइस नहीं दे पाऊंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, अब कंपल्सरी नहीं है कि ये सिर्फ आएगा नहीं आएगा, हो सकता है सिर्फ बाद में ना आए। ठीक है, फिर डूब जाए या फिर नहीं आ पाए, तो मतलब ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट आ भी सकता है और ना भी आए। और मेन कॉन्टेक्ट आपका क्या हो गया यहाँ पर, कि आपको क्या चाहिए था, राइस चाहिए था। बट जो मेन कॉन्टेक्ट आपका है, अब वो किस चीज पे डिपेंड आ चुका है, इस अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड आ चुका है, कि अगर ये अनसर्टेन इवेंट पूरा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही हो गया ना यहाँ पे। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज, या कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लीजिए बच्चों यहाँ पर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ सोचो बच्चों यहाँ पर, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर वे से यहाँ पर वैलिड कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर वैलिड है, लेकिन क्या आप इस कॉन्टिजेंट को एनफोर्स कर सकते हो, तो सर ये डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, अगर मान लो सिप आ गया, फिर तो आप कह सकते हो ना कि सर देखो सिप आ चुका है, मुझे अब राइस दे दो। अगर 10 तक सीपी नहीं आ पाया तो कीपर आपको क्या कहेगा, भाई मैंने तो पहले ही कहा था आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसके कुछ रूल्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया गया है, तो उसको आप एनफोर्स कब कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो इसमें जो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर बताया गया बच्चों, यहाँ पर वो पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, रूल्स, रूल्स रिगार्डिंग, रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट, कि हम कब वहां पर उसको कह सकते हैं कि भाई अब आपको ये मुझे राइस देने पड़ेंगे, आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा।
एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो बच्चों यहाँ पर तो इसके रूल्स हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके रूल्स यहाँ पर क्या क्या बताए गए हैं। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसके रूल्स की बात करता हूँ तो पहले यहाँ पर ना कुछ सिचुएशन यहाँ पर ली गई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों डिपेंड करेगा कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या तो उसमें टाइम गिवन होगा या टाइम गिवन नहीं होगा। इसी पॉइंट को चेक करके चलते हैं बच्चों यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे हिसाब से बता दें ना 10 तारीख तक, तो दैट्स कॉल्ड कि यहाँ पे आपको प्रॉपर वैसे टाइम बताया गया था। अगर वो आपको बस सिंपल कहता भाई सिप आएगा तो दे दूंगा, तो उसमें आपने कोई टाइम पीरियड तो नहीं बताया ना, वहाँ पे टाइम नॉट गिवन। तो दो चीज़ वहाँ पर हो गई, या तो टाइम दिया जा सकता है या टाइम ना हो उसके अंदर। ठीक है, अब बच्चों इसमें याद रखना अगर टाइम पीरियड गिवन है तो वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स होगा ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, एक सिप आएगा तो देंगे, तो आएगा मतलब हम किसी पे डिपेंड हो गए, अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग पर, या फिर वो डिपेंड होगा नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो दो चीज़ों पे डिपेंड हो गई है, इधर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। सेम थिंग बच्चों यहाँ पर अगर हम टाइम नोट गिवन, तो ये भी या तो वो डिपेंड होगा हैपनिंग पर या फिर वो डिपेंड होगा नॉन हैपनिंग। आइदर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो दैट्स योर पॉइंट की जो यहाँ पे बताया गया बच्चों यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम जो बच्चों सिचुएशन जो हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर टोटल कितनी सिचुएशन यहाँ पर आएंगी, तो फर्स्ट सिचुएशन हम पढ़ेंगे टाइम गिवन बट हैपनिंग, टाइम गिवन बट नॉट हैपनिंग, टाइम नॉट गिवन प्लस हैपनिंग, टाइम नॉट गिवन प्लस नॉन हैपनिंग। तो टोटल 4 सिचुएशन आएंगी बच्चों यहाँ पे, और आपको उसके अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा कि वहाँ पे होगा क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर सिचुएशन वन बाय वन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट सिचुएशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं टाइम गिवन प्लस हैपनिंग। और बच्चों मैं इसी के साथ ना वही एग्जांपल लेके आपको प्रॉपर से समझाऊंगा कि जिससे आपको प्रॉपर से समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरे एग्जाम्पल फिर से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ अनसर्टेन इवेंट लिख लेता हूँ जिससे आपको ये वर्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना वही राइस वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन है क्या वो आपको पता है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन बच्चों यहाँ पे लेता हूँ, कॉन्टेक्ट हुआ है फर्स्ट को ही, लेकिन उसमें अगर आपको बता दिया गया इफ शिप, इफ शिप अराइव ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 10th January 2001, तो आई विल गिव राइस टू यू, आई विल गिव राइस टू यू। तो ये साफ साफ वहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, मान लो ये आपको टाइम गिवन प्लस नॉन सॉरी टाइम गिवन प्लस हैपनिंग पे आ गया ना, हैपनिंग कैसे पता चला, अराइव, हम उसके अनसर्टेन इवेंट के आने के बाद ही कह सकते हैं कि आपको देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड किस पे हो गया बच्चों यहाँ पर, ये हैपनिंग पर। टाइम का कैसे पता चला, देखो ये टाइम बता दिया गया है कि टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पर। क्या, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम चेक करते हैं कि मैं कब कब उसको कह सकता हूँ कि भाई अब इसको एनफोर्स करो। आप सबको पता है कि कब मैं कह पाऊंगा कि अगर ये सिर्फ 10 तारीख तक आ जाता है तो, है ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कब कह पाएंगे, इफ अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट हैपेंड, अगर अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो विद इन गिवन टाइम। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो उस केस में हम उसको कह सकते हैं कि अब तो आपको राइस देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ आ जाता है तो। अब किस केस में बच्चों एनफोर्स नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत सिंपल पॉइंट है यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कि पॉइंट पर ए, कि जहां पर खत्म कि भाई वो आई नहीं आएगा ही नहीं, तो कब तक नहीं आएगा, अगर वो 10 तक नहीं आता है तो, मतलब इफ अनसर्टेन इवेंट, इफ अनसर्टेन इवेंट डिड नॉट हैपन, डिड नॉट हैपन विद इन गिवन टाइम। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि अगर वो गिवन टाइम में नहीं होता है तो उस केस में एनफोर्स नहीं कर सकते। या फिर बच्चों पॉइंट नंबर बी वहां पर आता है कि अगर मान लो पता चला जी वो डूब गया, शिप डूब गया, अब तुम्हें पता है ना आ ही नहीं सकता, जब आएगा ही नहीं तो फिर आप राइस कैसे मांग सकते हो। तो दैट्स वन, इफ
uncertain event, uncertain event become impossible। यहाँ पे अगर वो अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल बन जाता है तो उस केस में आप एनफोर्स नहीं कर सकते। तो सिंपल वैसे बच्चों, बस एक चीज याद रखना यहाँ पे, जब मैं आपको एनफोर्स का बताता हूँ ना, तो आप ना ये चेक करना कि आप किस चीज़ पे डिपेंड हो। जैसे अब हैपनिंग पे था, तो ये देखो कि आप किस चीज़ से खुश हो, सिर्फ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ किस चीज़ से खुश है, सिर्फ आना चाहिए, है ना? तो वो आ गया तो राइस ले लोगे, ठीक है? और एक दूसरा पॉइंट क्या लेंगे कि ऐसे कौन-कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि भई अब तो शिप आ ही नहीं सकता। जैसे शिप डूब गया या शिप 10 तारीख तक आया ही नहीं, तो वो सब किस में आएगा? नॉट एन्फोर्सेबल में हम उसको कवर करेंगे। तो दिस इज़ अ फर्स्ट सिचुएशन बच्चों, यहाँ पे कि अगर टाइम गिवन प्लस हैपनिंग होगा तो उस केस में हम क्या फॉलो करेंगे, ठीक है जी? सेकंड सिचुएशन बच्चों यहाँ पर आती है, टाइम गिवन बट डिपेंड्स ऑन नोन हैपनिंग। अगर टाइम गिवन है लेकिन हम किस पे डिपेंड बच्चों यहाँ पर? नॉन हैपनिंग पर है। इसी एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सेलर ये कहता है आपसे कि मैं आपको 1 टन राइस दे दूँगा, लेकिन अगर बाहर से शिप नहीं आया, अगर शिप आ गया फिर तो मुझे उसको देना पड़ेगा, अगर शिप नहीं आया तो आपको दे दूँगा, और वो शिप 10 तारीख तक आ सकता है। अगर 10 तक नहीं आया तो मैं राइस आपको दे दूँगा। तो उसने वहाँ पे साफ-साफ वर्ड क्या लिया बच्चों वहाँ पर? शिप इफ शिप डज़ नॉट अराइव, ऑन और बिफोर, यस सॉरी ऑन वर्ड ले लेते हैं, अप टू भी ले सकते हैं, 10th जनवरी 2021, देन आई विल गिव राइस टू यू। तो ये राइस मैं आपको दे दूंगा, ये साफ उसने बोल दिया गया, आई विल गिव राइस, दैट्स पॉइंट। तो बच्चों ये किस पे आप क्या प्रे करोगे यहाँ पर? आप ये प्रे करोगे सिर्फ नहीं आना चाहिए, है ना? चाहे कुछ हो जाए बट सिर्फ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता अगर सिर्फ आ गया तो आपको मिल ही नहीं पाएगा राइस। क्लियर? तो यहाँ पर आप किस चीज़ पे डिपेंड हो गए? आप डिपेंड हो गए उसके नॉन हैपनिंग पर। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी? तो बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं कब-कब आप एनफोर्स कर सकते हो, कब-कब एनफोर्स नहीं कर सकते। कब एनफोर्स कर सकते हैं, कब एनफोर्स नहीं कर सकते। तो बच्चों एनफोर्स कब कर पाएँगे? तो इसमें ना अपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग चाहते हो कि ये शिप नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो ऑब्वियस है, कब-कब एनफोर्स कर पाएँगे? अगर ये शिप 10 तारीख तक नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सर ये राइस तो अब आपको मुझे देने पड़ेंगे। दैट्स वन। तो पॉइंट नंबर 1, इफ अनसर्टेन इवेंट, uncertain event did not happen, within given time, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पर अगर वो अनसर्टेन इवेंट उस गिवन टाइम में अगर नहीं हुआ तो हम उसको कह सकते हैं कि अब आपको राइस मुझे देने पड़ेंगे। एंड सेकंड थिंग बताओ जो कुछ, अगर मान लो 10 से पहले डूब गया, जो क्या था, शिप था, अगर वो डूब ही गया तो हम क्या चाहते थे कि वहां पे आना नहीं चाहिए, है ना? आया तो नहीं, है ना? तो उस केस में भी हम एनफोर्स करने के लिए कह सकते हैं, इफ अनसर्टेन इवेंट, become impossible, ठीक है? become impossible before expiry of period। बाद में डूबता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो तो पॉइंट नंबर 1 में पहले ही आ चुका है बच्चों यहाँ पे। तो याद रखना, इन दो केस में आप एनफोर्स कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में वो मतलब नहीं आएगा, सिप अब बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? या तो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे लिए गए बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कि अनसर्टेन इवेंट अगर नहीं होता है, नंबर 1, एंड नंबर 2, अगर ये अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है उस एक्सपायरी पीरियड से पहले। दैट्स योर पॉइंट, ठीक है जी? एनफोर्स कब नहीं कर सकते? जहाँ पर हम कहते हैं ना उम्मीद खत्म हो गई। क्या उम्मीद खत्म हो गई? भाई सिप आ गया। अब सिप आ ही चुका है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं? इफ अनसर्टेन इवेंट हैपन, इफ अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन गिवन टाइम। और अपन यहाँ पर कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है विद इन द गिवन टाइम,
तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब जो सिप आ गया तो भाई मुझे तो राइस उसी को देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो दैट्स वन, तो मैं अब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता, पार्टी को नहीं बोल सकता कि आपको राइस मुझे दो। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन, टाइम नॉट गिवन प्लस नॉन हैपनिंग। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है आपका, जो मैंने आपको बताया था, टाइम नॉट गिवन प्लस वो डिपेंड करता था हैपनिंग पर। टाइम नॉट गिवन प्लस हैपनिंग, जैसे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, इफ शिप अराइव आई विल गिव राइस टू यू। अब देखो मैंने टाइम पीरियड हटा दिया बच्चों को, यहाँ पे बहुत ईजी है, मैंने यहाँ से बस टाइम पीरियड हटा दिया है। भाई अगर सिर्फ आ गया तो दे देंगे, नहीं आया तो नहीं दे पाएंगे जी, खत्म, सिंपल सी थिंग है। ठीक है, तो बच्चों सेम थिंग मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा कि सिर्फ आना चाहिए। मेरी अब इंटेंशन क्या हो गई है कि सिर्फ आएगा तो वहां पर राइस मिलेगा, याद आ रहा है। तो बच्चों चलो आओ, तो इसके अंदर सिचुएशन ले रहे हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है आपकी। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं एनफोर्स कब कर पाऊंगा, तो बहुत इजी पॉइंट है बच्चों, याद होगा जहाँ पे गिवन टाइम था मैंने वहाँ पे क्या किया था, अगर अनसर्टेन हो जाता है बस डिफेंस क्या था, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम या विद इन द गिवन टाइम, बस विद इन द गिवन टाइम तो है ही नहीं, वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हम कब क्या कह सकते हैं, कब एनफोर्स कर सकते हैं, इफ अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट हैपन, मतलब वो सिर्फ आ गया बस, और कुछ नहीं लिखेंगे मुझे यहाँ पे, तो मैं उसको एनफोर्स कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एनफोर्स कब नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें मुझे याद रखना एनफोर्स कब नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें ना एक वर्ड ध्यान सुनना, जब बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाए ना कि भाई अब तो सिर्फ आ ही नहीं सकता, और वो कब सिचुएशन बनेगी, अगर वो सिर्फ डूब गया, पानी में ही डूब गया वो, तो उस केस में मैं नहीं कह सकता। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ एक ही सिचुएशन आपकी बनेगी, इफ अनसर्टेन इवेंट, इफ अनसर्टेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर वो अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल बन जाता है, तो मैं वहां पर एनफोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर तो याद रखना कि हम कब एनफोर्स कर सकते हैं, कब एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे तो दिस इज योर सिचुएशन नंबर 3 जो यहाँ पर बताई गई है बच्चों। ठीक है? हाँ जी, लास्ट सिचुएशन बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी, फोर्थ सिचुएशन, टाइम नॉट गिवन प्लस डिपेंड किस पर था, नॉन हैपनिंग। अब जो इसमें क्या आएगा, टाइम नॉट गिवन प्लस नॉन हैपनिंग में, तो यहाँ पर सेम थिंग, इफ शिप डज नॉट अराइव तो आई विल गिव राइस टू यू। बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, कि अगर शिप नहीं आया तो नहीं दूंगा भाई, सिंपल सी थिंग है। बट यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं बताए गए हम, तो इस केस में चेक करते हैं कि कब मैं एनफोर्स कर पाऊंगा, कब मैं एनफोर्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सेम थी बच्चों, एनफोर्स तभी कर पाऊंगा ना जहां पे मुझे पक्की उम्मीद हो चुकी है जी अब तो सिप आएगा ही नहीं, तो जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसका अपोजिट बन जाएगा, अगर वो अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, अनसर्टेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो अब मैं कह सकता हूँ जी अब तो क्या होगा कि उस केस में अब सिप नहीं आएगा, अब आपको राइस मुझे ही देने पड़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे और कब एनफोर्स कर पाऊंगा, सॉरी कब एनफोर्स नहीं कर पाऊंगा, तो सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर अनसर्टेन इवेंट हैपन हो जाता है, सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पर, अनसर्टेन इवेंट हैपन, तो मैं उससे राइस नहीं मांग सकता। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये सिचुएशन थोड़ी सी अच्छे से कंप्लीट करना, और इसमें ना आप जब ये टॉपिक करोगे ना, चार जो टॉपिक मैंने आपको बताए, इसमें आप अपने आप को बायर्स मान के चलना कि आप कौन हो, आप बायर हो। या और आपको ये एनफोर्स करवाना है तो कब करवा सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन चेक करना वो किस पे डिपेंड है, हैपनिंग पर है, टाइम गिवन है, या नॉन हैपनिंग है, टाइम गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को फॉलो करना कि भाई आप कब कह सकते हो कि चलो मेरे को आप राइस दो। ठीक है, मुझे ये राइस चाहिए, कब ये कह सकते हो, तो ये आपको इसके अंदर बच्चों फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल पॉइंट था, तो इसको आपको फॉलो अच्छे तरीके से करना है। तो चलो आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर कॉन्टिजेंट में क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो इससे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, और इसके सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो आगे दिए गए हैं। ठीक है,
ये इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। और ये सिंपल इसेंशियल किससे बनते हैं, डेफिनेशन से आपके बनते हैं, करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आप इसके रूल्स देखते हो, यहाँ पे रूल्स रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया कि कब कब हम एनफोर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो कब एनफोर्स कर पा रहे थे बच्चों, यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिया गया, कॉन्टिजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अब देखो जो अनसर्टेन है लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया, तो ये कौन सी सिचुएशन है, टाइम नॉट गिवन, और किस पे डिपेंड है ये, हैपनिंग पर। लिख दिया गया ना, अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो दैट्स वन। तो यहाँ पे साफ बता दिया टाइम नॉट गिवन प्लस हैपनिंग। सेकंड पॉइंट भी आपका हो गया बच्चों यहाँ पर कि कॉन्टिजेंट दैट इज द नॉन हैपनिंग एंड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। पता चला ना साफ से, देखो क्या लिखा गया, नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन, ठीक है, फ्यूचर इवेंट, तो सॉरी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट आएगा, अनसर्टेन, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो दैट्स वन। तो ये बच्चों कौन सा पॉइंट आपका हो गया ये भी, हाँ जी, नॉन हैपनिंग प्लस टाइम नॉट गिवन, टाइम नॉट गिवन। ठीक है, तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर याद रखना, ये थोड़ा नया पॉइंट है, ये मैंने आपको अभी नहीं करवाया, तो इसमें क्या है चलो आप पढ़ लेते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्ट फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन पे डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड है, जैसे एग्जांपल देखो, ए ने बी से, ए एग्रीज टू पे बी, एक भाई एक अमाउंट पे करने की बात हुई है, अगर क्या कहा बी को, अगर तुम सी से मैरिज करते हो। अब देखो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, सी के ऊपर, है ना, बट सी ने क्या कर लिया, वो सी ने डी से मैरिज कर ली, बी से नहीं की। अल्टीमेटली देखो ए ने बी को अमाउंट पे किया, दैट द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट किस पे डिपेंड हो गया, एक लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड हो गया कि वो उससे शादी करेगा नहीं करेगा। तो अगर सी ने मना कर दिया, ठीक है, तो उस केस में फिर ए अमाउंट भी पे नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली सी ने डी से मैरिज कर ली, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, अब जो बी टू सी मैरिज होनी थी वो अब इम्पॉसिबल हो चुकी है, तो दैट्स योर पॉइंट। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल किसे होता है, अगर वो सच पर्सन डज एनीथिंग बाय विच इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स योर पॉइंट जो बच्चे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे यहाँ पर देखो पता चल रहा है, हैपनिंग फिक्स टाइम, आप कर लोगे मुझे पता है, समझदार हो आप, नॉन हैपनिंग प्लस फिक्स टाइम, और याद है एक इम्पॉसिबल हमने पढ़ा था, दैट्स ऑल द इम्पॉसिबल इवेंट, जो यहाँ पे बताया गया है, जो आप यहाँ पे फॉलो करो। तो बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, तो ये अच्छे से आपको करना है। इसमें बच्चों एक डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन द वेजरिंग एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस बच्चों, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। तो आप पढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्टिजेंट का मीनिंग, वेजरिंग का मीनिंग। वेजरिंग याद है आपने कहा किया था, लॉफुल ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ ओनली अनसर्टेन होता था, बट कॉन्टिजेंट में मेन कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही होता है, लेकिन साथ में अनसर्टेन पे डिपेंड होता है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था, इसमें कोई भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, इसमें रेसिप्रोकल होता था, याद है बेट लगाई जाती थी। कॉन्टिजेंट में इवेंट कोलेटरल होता है, मतलब उसके साथ जुड़ा होता है, लेकिन उसमें तो मेन कोर होता था, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता था, मतलब उसके अलावा कोई मेन कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं था। कॉन्टिजेंट में बी नॉट बी द वेजरिंग, बट याद रखना वेजरिंग जो होता है वो कॉन्टिजेंट नेचर का होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव इंटरेस्ट, उनका एक अलग से सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है, ना कि अनसर्टेन। यहाँ पार्टी का कोई भी अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा बेस नहीं है लॉस एंड गेन, बट यहाँ पे ले होता है ना, एक पार्टी लॉस में आएगी तो दूसरी पार्टी गेन में होगी होगी। ठीक है, तो दैट्स वन, तो इक्वल चांस जहाँ पे होता था। कॉन्टिजेंट प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड माना गया है, वो याद होगा आपको वॉइड माना जाता था। बच्चों यहाँ पे, तो ये एग्जाम में बच्चों आपका 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें लर्न करने हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एंड दिस इज योर चैप्टर बच्चों, यहाँ पर हमारा कॉन्टिजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, टिल देन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम करेंगे, एंड देन टिल देन ओके बच्चों, बाय बाय।